एवरीवन, मैं आंचल तोमर आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगी और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, जिसमें हम आपकी तैयारी में और 4 चांद लगाने के लिए हमने शुरुआत की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज की, जिसमें क्या है कि हम पर डे 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं और होप सो आप सभी को कल की क्लास पसंद आई होगी। और देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बी होगा, जो गलती से डी बता दिया गया था। तो जिमरमैन सर ने क्या है कि परिवार के 3 प्रकार बताए हैं। तो एक तो था जिसमें न्यायसीता का परिवार, दूसरा था आणविक परिवार और तीसरा था गृहस्थ परिवार। तो चलिए इसे में हम स्टार्ट करते हैं। कल का हमारा सेट नंबर फर्स्ट जिन बहनों ने भी नहीं देखा है वो सभी देख लें, और आज है हमारा सेट नंबर 2। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही परिवार विघटन है। यह कथन किसका है? ये परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है, यह कथन किसका है? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? क्या ऑप्शन ए आर्टिन यूनिट, ऑप्शन नंबर बी न्यूमेयर, ऑप्शन नंबर सी मीड, या फिर ऑप्शन नंबर डी राघेय? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीड। मीड समाजशास्त्री ने क्या है कि परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही परिवार का विघटन है, यह कथन दिया है। और जो मीड साहब है इनका पूरा नाम क्या है? हर्बर्ट मीड। और मीड जो है कि एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यवहारवादी हैं और यह अमेरिका के प्रगतिवाद विचारकों में से एक हैं, और ये सापेक्षता और उद्धव के सिद्धांत से बहुत प्रभावित हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? मीड। नेक्स्ट, एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारिणी का आरोप लगाता है और आरोप को वापस नहीं लेता, यह किस प्रकार के तलाक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लियान, ऑप्शन नंबर बी इला, ऑप्शन नंबर सी खुला, ऑप्शन नंबर डी मुवरत। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लियान। ऑप्शन नंबर ए लियान। तो क्या है कि इसमें एक जो मुस्लिम पति होता है वो अपनी पत्नी पर व्यभिचारिणी का आरोप लगाता है और आरोप को वापस भी नहीं लेता और तलाक दे देता है। तो देखिए, मुस्लिम तलाक के कितने प्रकार हैं? मुस्लिम तलाक के 8 प्रकार हैं, जिसमें से जो इला तलाक है, तो यह है, इसमें क्या होता है कि खुदा की कसम खाकर तलाक दिया जाता है। और जो यह है खुला तलाक है, इसमें पत्नी देती है। और जो ये मुवर्रत है, इसमें क्या है कि ये आपसी सहमति से दिया जाता है, मतलब खुला के जैसा ही है, परंतु इसमें मुवर्रत में आपसी सहमति की ज़रूरत पड़ती है। तो इस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा? लियान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो क्या सोरोकिन का है, या फिर के.एम. पणिक्कर का है, या न्यूमेयर का है, या फिर इन सभी का है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। के.एम. पणिक्कर सर ने क्या कि राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, यह कथन के.एम. पणिक्कर ने दिया है। और के.एम. पणिक्कर क्या है कि के.एम. पणिक्कर का पूर्ण नाम क्या है? इनका पूर्ण नाम है कावलम। इनका पूर्ण नाम है कावलम
माधव पणिक्कर, माधव पणिक्कर। ठीक है। और के एम पणिक्कर सर की एक बुक है, तो उस बुक का क्या नाम है? हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स। तो हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? के एम पणिक्कर। तो नेक्स्ट, पारसियों के लिए विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष का है? किस वर्ष का है पारसियों के लिए विवाह विच्छेद अधिनियम? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 1936, ऑप्शन नंबर बी 1939, ऑप्शन नंबर सी 1869 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1955? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1936 का। जो पारसियों के लिए विवाह विच्छेद अधिनियम है वह है 1936 का। और जो 1939 का है, 1939 है विवाह विच्छेद, यह है मुस्लिमों का विवाह विच्छेद अधिनियम। और मुस्लिमों का विवाह विच्छेद अधिनियम है 1939 का। और जो ईसाइयों का विवाह विच्छेद अधिनियम है, ईसाइयों का विवाह विच्छेद अधिनियम है 1869 का। और जो 1955 है, तो 1955 क्या है? 1955 हिंदुओं का विवाह विच्छेद अधिनियम है, जिसमें क्या है? हमारे सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। तो इस समय हमारा राइट आंसर होगा 1936, जिसमें पारसियों के विवाह विच्छेद अधिनियम का दिया गया है। चलो नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री उद्विकास सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए परेटो, ऑप्शन नंबर बी सोरोकिन, ऑप्शन नंबर सी स्पेंगलर या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स, जो उद्विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। देखिए क्या है कि जो कार्ल मार्क्स हैं, तो कार्ल मार्क्स का क्या, जो इनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य विचार क्या था कि राज्य का प्राथमिक कार्य शासक जो होता है वर्ग के हित में समाज के निम्न वर्गों का दमन करता है। ठीक है। और मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी लाभ और जो निजी स्वामित्व होता है ना, तो उस पर जोर देने के साथ ही नागरिकों के बीच असमानता को जन्म देना है। ठीक है। तो इस समय इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो उद्विकास से संबंधित है ये हमारे कार्ल मार्क्स, और ये तीनों क्या है? चक्रीय सिद्धांत से। तो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, सभ्यता को चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किस समाजशास्त्री ने किया है? ऑप्शन नंबर ए स्पेंगलर, ऑप्शन नंबर बी सोरोकिन, ऑप्शन नंबर सी अर्नोल्ड टाइनबी या फिर ऑप्शन नंबर डी आगवन? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा अर्नोल्ड टाइनबी, जिन्होंने सभ्यता को चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बन की लगभग कितनी मात्रा होती है? मानव शरीर में कार्बन की लगभग कितनी मात्रा होती है? ये ऑप्शन नंबर में, चलिए मानव शरीर में कार्बन की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो ऑप्शन नंबर है 18.5 से 19% या फिर 7% या फिर 23% या फिर 16%? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? जो मनुष्य शरीर है उसमें कार्बन की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
18.5 से 19%। चलिए नेक्स्ट, इसको आप सही कर लेना। ऑप्शन नंबर ए, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। 18.5 से 19% तक कर लेना। नेक्स्ट, निम्न में से अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन, या फिर फाइब्रोइन, या फिर सी केसिन, या फिर डी ऑब्ल्यूमिन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑब्ल्यूमिन, ठीक है। यह प्रोटीन अंडे में पाया जाता है। और जो मायोसिन है, मैंने कल भी बताया था, मायोसिन किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है मांस में। और फाइब्रोइन ये पाया जाता है रेशम में। और केसिन यह पाया जाता है दूध में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ने की अयोग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर बी डिस्लॉक्सिया, ऑप्शन नंबर सी डिसकैलकुलिया, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसलॉक्सिया। यह क्या है कि पढ़ने की अयोग्यता कहलाती है, ठीक है, डिसलॉक्सिया। और जो डिसकैलकुलिया है, ये क्या है कि यह है कैलकुलेशन की अयोग्यता। और जो डिसग्राफिया है, यह आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगी सभी। डिसलॉक्सिया। क्वेश्चन नंबर 10, वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाता है वह कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन नंबर बी इम्फिडिबुलम, ऑप्शन नंबर सी मायोमेटियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है कि वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाता है, वह प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है। और जो इम्फिडिबुलम है, यह क्या कहलाती है? देखिए, यह क्या है कि जो ओवेरी होती है ना, तो ओवेरी के सबसे नज़दीक भाग जो होता है उसको इम्फिडिबुलम बोला जाता है। और जो मायोमेटियम है, मायोमेटियम क्या है कि जो गर्भाशय की सबसे मोटी परत होती है, तो मायोमेट्रियम बोला जाता है उसको, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया, वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उससे आप ऐड हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 अगस्त। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को, ठीक है। और यह 1987 से स्टार्ट किया गया, 1987 से 1987 से शुरू किया गया विश्व जनसंख्या दिवस मनाना, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट, क्वेश्चन 12, महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूह के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की। तो कब की? ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1955, ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1954, या फिर ऑप्शन नंबर डी जनवरी 1975, ऑप्शन नंबर सी जनवरी 1975, और ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1953। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1953 में। अगस्त 1953 में जो महिलाओं एवं बच्चों के जो शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूह हैं, उनके लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1953 को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से गरीबी की संस्कृति किसे कहा जाता है? तो गरीबी की संस्कृति किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नगर की बाहरी बस्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी गंदी बस्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी अभ्यंतर नगर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण समाज।
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गंदी बस्तियाँ। गंदी बस्तियों को गरीबी की संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए मेयो, ऑप्शन नंबर बी कर्जन, ऑप्शन नंबर सी रिपन या फिर ऑप्शन नंबर डी लिटन। तो किसके शासनकाल में हुई जो प्रथम जनगणना? वह हुई थी मेयो के शासनकाल में। मेयो के शासनकाल में। तो हमारा राइट आंसर इस समय होगा ऑप्शन नंबर ए मेयो। कब हुई थी? 1872 में। 1872 में। और जो नियमित रूप से जनगणना जो हर 11 साल के उसमें आती है, तो वो नियमित रूप से हुई थी, देखिए किसके उसमें? रिपन के काल में। ठीक है, यह हुई 1881 से, नियमित रूप से रिपन के काल में हुई। रिपन के काल में हुई, गवर्नर जनरल रिपन। यह कब हुई? यह स्टार्ट हुई थी 1881 से, जो 11 वर्ष के अंतराल में आती है। नेक्स्ट, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1954, ऑप्शन नंबर डी 1956। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1954 को। 1954, ठीक है, जो 1954 है, तो विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ 1954 में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र की स्थिति रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए रक्त मूलक परिवार, ऑप्शन नंबर बी दाम्पत्य मूलक परिवार, ऑप्शन नंबर सी प्रजनन परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रक्त मूलक परिवार। रक्त मूलक परिवार क्या है कि जिसमें पति पत्नी की परिधि, ठीक है, और इसके केंद्र के जो स्थिति रक्त संबंधी से बनने वाली होती है, तो वह रक्त मूलक परिवार कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है, तो कौन सा है जल में घुलनशील विटामिन? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? देखिए, जल में जो घुलनशील विटामिन है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। ठीक है, तो जल में जो घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं हमारे, तो एक तो है बी और एक है सी। ठीक है, और जो जल में अघुलनशील है वह है ए, ई, डी, के। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, कीड़ा और वीसी। तो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो दाद किस प्रकार की बीमारी है? क्या जीवाणुवीय है या फिर कवकीय है या फिर विषाणुवीय है या फिर प्रियन? तो इस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कवकीय। दाद है एक कवकीय बीमारी। नेक्स्ट, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक बालक, देखिए मनोवैज्ञानिक यहाँ को ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ। समस्यात्मक, चलिए, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक समस्यात्मक अवस्था कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी शिशुअवस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था या फिर ऑप्शन नंबर डी पूर्व बाल्यावस्था। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। देखिए, किशोरावस्था क्या है कि जिसको मनोवैज्ञानिक समस्या से संघर्ष और संघर्ष की अवस्था भी बोल सकते हैं, तनाव की अवस्था भी बोल सकते हैं, और जो तूफान की अवस्था भी बोल सकते हैं, फिर विरोध की अवस्था भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि जो संवेग होते हैं बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल स्थिति में होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी किस अवस्था को मनोवैज्ञानिक समस्यात्मक अवस्था बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ताजे फल और सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं, क्यों? क्या ऑप्शन नंबर ए शरीर निर्माण आहार के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर सी सुरक्षात्मक आहार के रूप में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये ताजे फल क्यों आहार में लिए जाते हैं? यह क्योंकि यह सुरक्षात्मक आहार के रूप में हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से हमारे शरीर के लिए स्वस्थ वसा कौन सी है? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए पशु की वसा, या फिर ऑप्शन नंबर बी ट्रांस वसा, या फिर ऑप्शन नंबर सी संतृप्त वसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी असंतृप्त वसा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा क्या है कि जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ वसा मानी जाती है, ठीक है। और जो असंतृप्त वसा यह भी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो जो देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं असंतृप्त वसा के, जैसे सरसों या फिर मूंगफली, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, या फिर वनस्पति का तेल इत्यादि। और जो असंतृप्त वसा होती है उसमें क्या है कि उसमें जो होता है जैसे घी, डालडा घी और मक्खन इत्यादि। तो इस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा? असंतृप्त वसा, जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ वसा मानी जाती है। नेक्स्ट, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1926, ऑप्शन नंबर बी 1936, ऑप्शन नंबर सी 1941, ऑप्शन नंबर डी 1956। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1926। जो भारतीय श्रम संघ अधिनियम है वह 1926 में पारित हुआ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, परामर्श क्या है? परामर्श क्या है? क्या ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत प्रक्रिया, या फिर ऑप्शन नंबर बी सामूहिक प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर सी संगठनात्मक प्रक्रिया, या फिर डी इनमें से सभी? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यह परामर्श क्या है कि एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 24, कौन सी संस्था बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के लिए कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी यूनिसेफ, या फिर ऑप्शन नंबर सी रेड क्रॉस, या ऑप्शन नंबर डी WHO। तो ऑप्शन देखिए इससे रिलेटेड कल भी क्वेश्चन आया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यूनिसेफ। यूनिसेफ जो बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए कार्य करती है, यूनिसेफ। राइट आंसर क्या होगा 24 का? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, और यूनिसेफ की जो कल भी बताया था, ये जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो कार्यकारी देश हैं वह है 190। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी खनिज लवण, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन नंबर डी वसा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो इसमें बहुत छोटे अणु होते हैं, और जो शरीर द्वारा जल्दी ही टूट जाते हैं और अवशोषित हो जाते हैं, जिससे तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए देखिए कैसी लगी आप सभी को हमारी क्लास।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर सभी को बताना है और लाइक एंड शेयर करना न भूलें। और जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर ऐड हो जाएं। चलिए, धन्यवाद।